सुप्रभात दोस्तों। आप सभी लोगों का, साथ ही जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उन सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने प्रवक्ता संवर्ग का 2018 का पेपर सॉल्व किया था। 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हमने उसमें देखे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए 51वां क्वेश्चन। एथलेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अब इसमें से बताना है एथलेटिक्स जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, अपनी द्वारा इसे गढ़ा गया है। पहला नंबर है प्लेटो, वांगाटन, हिंगेल, टाइसन। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। इसमें से बी ऑप्शन वार्मगार्टन सही आंसर है इसका। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए कह रहा है। अब आप इसमें ये देखना है कि भैया जिन्होंने रस सिद्धांत के प्रसिद्ध जो व्याख्याकार, जो रस शब्द को जिन्होंने वर्णित किया है, जो उसकी व्याख्या की है, उनको पहचानना है वो कौन है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आनंदवर्धन, बी ऑप्शन है नग्नजीत, सी वामन, और जो चौथा है वो अभिनव गुप्त। इन इन चारों में से कौन है जिन्होंने रस सिद्धांत के व्याख्या की है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो अभिनव गुप्त द्वारा इसकी व्याख्या की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ है, एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ बताना है ये क्या है। ठीक है, आनंद है पहला, दूसरा है एक केंद्रित संवेदना, और तीसरा है अभिव्यंजना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप ये बताइए इनमें से कौन सा एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ है। ठीक है, ये एक केंद्रित संवेदना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय पुस्तक ऐसी कौन सी है जिसमें 64 कलाओं का बखूबी तरीके से वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया। 64 कलाएं क्या हैं उसका वर्णन किया गया है। इसमें से बताना है ये कौन है। ठीक है, यह नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, या फिर चित्र सूत्र के अंतर्गत, या काम सूत्र के अंतर्गत, या कल्प सूत्र है। इनमें से कौन सी कला के अंतर्गत है 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? वो किया गया है आपका चित्र सूत्र के अंतर्गत। इन नहीं, सॉरी, काम सूत्र के अंतर्गत, ऑप्शन सी, काम सूत्र के अंतर्गत 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब 55वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा, अब देखो ये क्या रहा है, किसने कहा जहां रस है वहीं काव्य है। रस और काव्य दोनों ही एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। यदि हम काव्य की बात करें तो काव्य में रस की अनुभूति होनी अवश्य है। ठीक है, अब किसने कहा है ये शब्द? भावभीत, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, या मही भट्ट। इनमें से किसने कहा है? ठीक है, 55वां क्वेश्चन है।
अब ये कहा गया है महिम भट्ट ने, इनके द्वारा ये कहा गया है कि जहाँ रस है वहीं काव्य है। ठीक है, अब 56वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी आप सभी लोगों को पता होगा, नंदलाल बसु के चित्रों की प्राय तकनीक क्या है। वो नंदलाल बोस जी किस तकनीक पर अपना कार्य करते थे, ये बताना है इसके अंतर्गत। पहले ये देख लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब वो टेम्परा माध्यम में करते थे, या फिर जल एवं टेम्परा, या तैली रंग में, या पेस्टल, इनमें से किस माध्यम में वो अपना कार्य संपादन करते थे। यदि मैं बात करूं नंदलाल बोस जी, जल रंग एवं टेम्परा माध्यम में वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए जाते थे। जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उसमें आज़ादी के उसमें तो उन्होंने आज़ादी के प्रतीक के तौर पे उन्होंने एक बड़े बड़े बैनर चार्ट हार्ट बनाए थे। वो जितने भी बैनर बनाए थे उन्होंने जल तथा टेम्परा माध्यम में ये इनके अंतर्गत उन्होंने अपना कार्य संपादित किया था। अब 97वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97वां क्वेश्चन कह रहा है लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है। अब इसमें कह रहा है कि लोक कला मतलब किसी क्षेत्र की वह विशेष कला जो उस स्थान में महत्वपूर्ण अपना महत्व रखती है। मान लीजिए उत्तराखंड की लोक कला कौन सी है। अब हम यदि बात करें उत्तराखंड की लोक कला, ऐपण से ऐपण है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड के का एक प्रतीक के तौर पर यह दर्शाती है। ठीक है, अब लोक कला भैया कौन सा लोक कलाकार प्रेरित है कला से, लोक कला से प्रेरित कलाकार। अब किसी कला के प्रति किस कलाकार का रुझान अधिक था, कौन उससे प्रभावित हुआ था, ये बताना है आपको। जैमिनी राय, नंदलाल बोस, अतीश कुमार हल्दर, या वेंकटप्पा, इनमें से कौन से चित्रकार हैं जो लोक कला से प्रभावित रहे। ठीक है, वो जैमिनी राय हैं जो लोक कला से प्रभावित हुई थी, क्योंकि ये इन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन पर लोक कला पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कार्य किया है। और यदि हम लोक कला की बात करें तो इनका अग्रणी योगदान रहा है लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व पटल पर रखने के लिए इनका श्रेय माना जाता है। क्योंकि यामिनी राय द्वारा काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो हमारे ग्रामीण भारत के ग्रामीण जीवन को दर्शाते हैं। और प्रत्येक राज्य की यदि बात करूं तो उस क्षेत्रों में इन्होंने लोक कला पे ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है इनके द्वारा। अब हम 98वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। अब जो प्राचीन काल में जहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो स्थान बताना है कि वो केंद्र कौन सा है, जहाँ पर हमें ये ज्ञात हुआ है कि भैया हमारे जो पाषाण काल में जितने भी आदि मानव सभ्यता जो रही हैं उनके द्वारा किस प्रकार से चित्रांकन किया गया है गुफाओं में, या किसी धरातल पर, या किसी पत्थर पर किस प्रकार से उन्होंने अंकन किया है। और ये चीज़ हमें प्रागैतिहासिक चीज़ की तौर पे अग्रसर करती है और ये हमें केंद्रित करती है। और ये चीज़ बताना है कि भैया ये सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई और कौन सा केंद्र है इसका। अब बादामी, अजंता, भीमबेटका, या कन्हेरी, इनमें से एक होगा जहाँ प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है, ये बताना है। ठीक है, अब ये है आपका भीमबेटका। और भीमबेटका के अंतर्गत कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला मिले हैं और यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु भी माना जाता है इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार चंद्र किस शैली से संबंधित थे। अब आपने संसार चंद्र के यदि आपने पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली इत्यादि शैलियों को यदि पढ़ा होगा तो उसमें संसार चंद्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, उसके अंतर्गत चाहे बसौली शैली हो या कांगड़ा शैली हो, कहीं ना कहीं इनका भी इसमें प्रभुत्व रहा है। अब ये किस शैली से संबंधित है, ये कांगड़ा शैली से संबंधित है, या मेवाड़ शैली से संबंधित है, ये
किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बसोली शैली से। अब इनमें से किस शैली के अंतर्गत ये आते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, आप जो संसार चंद्र हैं जिन्हें ये आते हैं आपके कांगड़ा शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कांगड़ा शैली को उत्कृष्ट तौर पर उभारने का श्रेय नहीं जाता है, क्योंकि इसी से इन्होंने व्यक्ति चित्रण और वास्तु चित्रण, चाहे प्रकृति चित्रण की बात करें या दरबारी चित्रण कला के तौर पे भी इन्होंने इस चीज़ को बहुत महत्व दिया है, और क्षेत्रीय कला को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने समय में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट तौर पे इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। अब 60वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सम्मुख से, वो कह रहा है सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अब जो सुंदरता है भगवान का हस्तलेख, मतलब भगवान द्वारा ये लिखा है कि भैया सुंदरता ही उनके द्वारा उसका वर्णन किया गया है। वर्थवर्थ इमरंस हर्डरीड हबरीड और मैक मूलर, इनमें से कौन से हैं जिन्होंने ये कहा है कि सुंदरता भगवान का हस्तलेख है? ठीक है, अब ये बताना है आपको। अब ये किसने कहा है? ये कहा गया है इमरसन द्वारा, ये कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है कि गॉड इज ब्यूटीफुल, राइट। और इस शब्द का जो वर्णन करा है इन्होंने बखूबी तरीके से किया है। इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने गॉड ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड के तौर पे इन्होंने पुस्तक लिखी है। उसमें उसका सारांश दिया गया है कि इन्होंने भगवान को किस तौर पे, गॉड को किस तौर पे देखा है और उसकी किस प्रकार से व्याख्या की गई है, और गॉड के नज़रिए से सुंदरता को देखा गया है, और उसके कई वर्णों को इन्होंने अपने पुस्तक में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अब हम एक 61वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि 1508 से लेकर 1512 में वेकंटन रोमन से सिस्टाइन चैपल की छत पर किसने चित्रकारी की? वेकंटन रोम की जो छत है, सिस्टाइन चैपल की जो छत रही है, उसमें किसके द्वारा चित्रकारी की गई है, ये बताना है आपको। जो उसकी छत है, उसकी जो छत में जो बड़ी सुंदरता से जो, अब छत ये देखिए ना, अब छत का ऊपरी भाग मत देखिए। जो मान लीजिए कोई आपने देखा होगा जो चर्च है, चर्च के जो ऊपर जो छत होती है अंदर के अंदर से जो रहती है, तो उसमें बहुत अच्छी चित्रकारी की गई। वेलिंगटन पैलेस में भी इस चीज़ का चित्रांकन किया गया है। और यदि हम भारत में ताजमहल को देखें तो ताजमहल के जो छत है उसमें भी बहुत खूबसूरत तरीके से चित्रांकन किया गया है। अब ये बताना है जो वेंकट रोमन है, वेंकटिंगटन रोमन के जो छत है, सिस्टर टाइमसन चैपल की जो छत है, उसमें किस चित्रकार द्वारा चित्रकारी की गई है? या तो फिर लियोनार्डो विंची द्वारा की गया है, या रेमा द्वारा किया गया है, गोया द्वारा किया है, माइको एंजेलो द्वारा। इनमें से कौन सा चित्रकार है जिसने उसमें उसके छत में चित्रकारी की है? वो माइको एंजेलो द्वारा वो छत में चित्रकारी की गई है। ठीक है, अब 62वां क्वेश्चन आपके सम्मुख से आ रहा है। वो कह रहा है कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाले कौन हैं? जो कलकत्ता ग्रुप की जो न्यू जो ये एक ग्रुप बनाया गया था, कलकत्ता ग्रुप, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन है सुनील दास, गोपाल घोष, जेसी स्वामीनाथन, एमएफ हुसैन। इनमें से किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है आपको। अब आप यदि बात करूं मैं कलकत्ता ग्रुप में, उसमें सुनील दास तो थे नहीं, और जेसी स्वामीनाथन का भी उसमें कोई नहीं, क्योंकि ये भी आधुनिक चित्रकार हैं। और एमएफ हुसैन भी एक आधुनिक चित्रकार है, उन्होंने भी इसमें ज़्यादा उसने नहीं, ये भी
कलकत्ता ग्रुप से नहीं जुड़े थे, क्योंकि मुंबई आर्ट ग्रुप से थे। यदि कलकत्ता ग्रुप की बात करूं, उसमें गोपाल घोष इनके द्वारा इस ग्रुप को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राधा के रूपों में बनी ठनी का चित्रांकन कहाँ हुआ है? यदि आपने जो ये शैलियाँ हैं, यदि आपने शैलियों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लघु शैलियाँ, ये जो शैली है मैंने आपको पहले बताया है कि कांगड़ा शैली हो या मेवाड़ शैली हो, किशनगढ़ शैली हो या बसौली शैली हो या पहाड़ी शैली हो, या जो छोटे छोटे जो उपकेंद्रों में जो शैली विकसित हुई थी उनमें से, या राजस्थानी शैली हो या पहाड़ी शैली हो, ये राधा का जो रूपांतरण किया है, जो राधा के विभिन्न रूपों को चित्रांकन किया गया है, जो बनी ठनी के तौर पर उसे प्रदर्शित किया जाता है, वो का चित्रांकन किस सभ्यता में या कहे किस शैली में हुआ है, या कहें हम किशनगढ़ शैली में या मेवाड़ शैली में या बूंदी शैली में या अलवर शैली में, ये चारों में से किस शैली के अंतर्गत राधा का बनी ठनी का चित्रांकन हुआ है? जो राधा का जो चित्रांकन हुआ है किशनगढ़ शैली के अंतर्गत राधा का चित्रांकन हुआ, जिसे बनी ठनी के तौर पर कहते हैं। राजस्थानी शैली के अंतर्गत कृष्ण की लीलाओं का बखूबी तरीके से, कृष्ण की लीलाओं का बहुत खूब तरीके से उसका चित्रांकन किया गया है, बाल्यावस्था में हो या उसके जो सभी जो चित्रांकन है, या पनघट में या गोपियों के साथ या ग्वालों के साथ या फिर दरबारी चित्रांकन, तो वो ये सारा कुछ राजस्थानी शैली के अंतर्गत चित्रांकन किया गया है। अब 64वां क्वेश्चन, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है। अब यदि आपने मुगल काल पढ़ा होगा तो उसमें पर्शियन में जो अनुवादित महाभारत को कहा गया है, अब मान लीजिए फारसी भाषा में भी या तुर्की भाषा में भी, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मुगल सम्राटों द्वारा हिंदू ग्रंथों को अनुवादित करवाया गया है। और चाहे हम अब्दुल हसन की बात करें या मीर सैयद अली की बात करें या फैजर की बात करें या मंसूर की बात करें, जो ये चित्रकार रहे हैं, इन्होंने मुगल शैली के अंतर्गत जो भारतीय जो ग्रंथ हैं, चाहे रामायण कहें या महाभारत कहें या अन्य ग्रंथ है, कल्पसूत्र, पंचमणि या कुछ जितने भी हैं, पंचतंत्र, तो इनका अलग भाषा में, अलग यदि विदेशी भाषा में, तुर्की भाषा में या फारसियन भाषा में या पर्शियन भाषा है में अनुवाद किया गया, या तो जो ये अनुवाद किया गया है वो बताना है हमें। ठीक है, अब हजमा नामा के अंतर्गत किया गया है या फिर तारीख उल्फी अल्फी सॉरी फिर रजनामा या अनवरी सुहेली, ये जो पर्शियन जो में जो अनुवाद किया गया है महाभारत का, वो इन चारों में से किसके अंतर्गत किया गया है? वो जो किया गया है वो रजनामा के अंतर्गत उसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, अब हम 65वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है किस पुराण में कलाना पर्वन चित्रम लिखा गया है? अब ये बताना है किस पुराण के अंतर्गत कलाना पर्वम चित्रम लिखा है। अब या तो विष्णु पुराण में लिखा गया है या विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत या अग्नि पुराण के अंतर्गत या नव पुराण के अंतर्गत। ये जो चीज़ लिखी गई है वो कौन से पुराण के अंतर्गत लिखी गई है, ये बताना है आपको। ये जो लिखी गई है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत इसका वर्णन लिखा गया है, इसका चित्रांकन हुआ है, इसमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अब 66वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? जो सनराइज का जो सूर्य अस्त होते हुए जो चित्रांकन जो किया गया है वो कौन से चित्रकार द्वारा किया गया है?
या मोने द्वारा किया गया है, या क्लाड मोने, या एडवर्ड मोने, या पाल गोगा, या वेंटेन वान गाय। ये 4 जो चित्रकार हैं, ये जो सनराइज का जो चित्रांकन किया है वो किस चित्रकार द्वारा किया गया है? ये जो किया गया है क्लाइड मोने द्वारा ये चित्रांकन किया गया है। बड़ा खूबसूरत चित्रांकन किया है। अभी ये न्यूयॉर्क के जो म्यूजियम है वहाँ पर ये अभी सुरक्षित रखा गया है। बहुत अच्छा। अब कभी आप नेट में सर्च कीजिए कि सनराइज इम्प्रेशन जो बनाई गई है, जो पेंटिंग बखूबी तरीके से इसमें बारीकियों से इसमें ऑयल पेंटिंग में ये माध्यम में बनाया गया है। अब हम 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? ये जो शब्द आ रहा है मदर टेरेसा, ये आप सब लोग जानते होंगे कि ये मदर टेरेसा किसके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि ये हमारे भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार हैं जिन्होंने आधुनिक चित्रकला को अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का कार्य किया है। और साथ ही इन्होंने देश विदेश में भी भारतीय चित्रकला का डंका बजा के रखा है। अब ये इस दुनिया में नहीं रही। इसी से आपको अनुमान हो गया होगा कि ये कौन है। ये गणेश पाइनन, या विकास भट्टाचार्य, एम एफ हुसैन, या पीटी रेड्डी, इनमें से कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने मदर टेरेसा सीरीज का चित्रांकन किया गया? यदि हम मदर टेरेसा की बात करें तो ये एम एफ हुसैन द्वारा चित्रांकन किया गया है, जिसमें एम एफ हुसैन ने मदर टेरेसा, भारत माता और कई अभिनेत्रियों का चित्रांकन किया गया है। और घोड़े का भी चित्रांकन इनके द्वारा किया गया है। और जो मदर टेरेसा है ये विश्वविख्यात पेंटिंग है एम एफ हुसैन जी की। ठीक है। अब हम 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? अब ये बताना है पाश्चात्य शैली जो विदेशी शैली है, विदेशी शैली के अंतर्गत किस चित्रकार ने इनको चित्रांकन किया गया है? पाश्चात्य शैली के अंतर्गत किसने इसको बनाया है? अब ये कह रहा है सुधीर खदगिरी गिर, या जैमिनी राय, या छितेंद्र नाथ मंसूरदार, या अमृता शेरगिल, इनमें से कौन सा चित्रकार है जिन्होंने भारतीय विषयों पर पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? ये अमृता शेरगिल द्वारा का चित्रांकन इसके द्वारा, क्योंकि अमृता शेरगिल द्वारा किया गया था। पाश्चात्य शैली का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि ये हिंदी में पैदा हुई और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से भारतीय चित्रकला को अपनी जो शैली इन्होंने जो सीखी थी वो उसके अनुसार इन्होंने ढाली और बहुत खूबसूरत तौर पर इन्होंने चित्रांकन किया गया है। अब 69 क्वेश्चन 69 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पद्म पाणी बोधिसत्व कहाँ स्थित है? ये जो पद्म पाणी बोधिसत्व का जो जिक्र आ रहा है, ये आपको 11th की जो किताब है इसमें उसका पूर्ण वर्णन आपको इसमें मिलेगा। बोधिसत्व का पूरा उल्लेख है कक्षा 11 की किताब के अंतर्गत ये है, कभी पढ़ लीजिएगा। आपको इसमें कितनी क्या क्या चीज़ें हैं बारीकियों से उसका अध्ययन करने को प्राप्त होगा। अब ये बताना है कि अजंता गुफा के अंतर्गत है, या बादामी गुफा के अंतर्गत है, या एलोरा गुफा के अंतर्गत, या एलिफेंटा गुफा के अंतर्गत है। ये किस के अंतर्गत है ये आपको बताना है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं एलोरा, अजंता या एलिफेंटा, ये एक ही राज्य के अंतर्गत ये सारी गुफाएं हैं, बादामी को छोड़ोगे। अब देखो अजंता महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, एलोरा भी महाराष्ट्र के अंतर्गत, एलिफेंटा भी गुफाएं महाराष्ट्र के, बादामी गुफाएं नहीं आती उसके अंतर्गत। अब जो इसका जो राइट आंसर है वो अजंता गुफा के अंतर्गत बोधिसत्व है। पाणी बुद्ध की प्रतिमा का एक विराट स्वरूप है, यहाँ पर बोधिसत्व के मग्न मुद्र अवस्था में भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा है जो ध्यान मुद्रा में खड़ी हुई है। ठीक है। ये अजंता की गुफा के अंतर्गत है। कभी क्वेश्चन आ जाता है पद्म पाणित्व बोधिसत्व किस गुफा में स्थित है या कौन से गुफा नंबर में स्थित है, ये कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। अजंता गुफा के अंतर्गत ये स्थित है। अब 70वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी
ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया। अब जो इन्हें जो 1958 में जो देवी राय प्रसाद चौधरी को जो अवार्ड प्रदान किया गया था, वो कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया था भारत सरकार द्वारा, या ठीक है ये बताना है। इन्हें जो अवार्ड प्राप्त हुआ था भारत सरकार द्वारा, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट तौर पर इनको उस समय सरकार द्वारा पुरस्कारित किया गया था। ठीक है, अब हम 71वें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब ये कह रहा है कि रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी। यदि मैं बात करूं, ये जो रंगीन कांच की जो खिड़कियां हैं, पहले से क्या होता था, रंगीन कांच की खिड़कियां उसमें कुछ डिजाइन बनाई जाती थी या उसमें पेंटिंग कराई जाती। ये चर्चों पे अधिक, ये जो पहले से लोग क्या करते थे, चर्चों में इन रंगीन कांचों को प्रयोग किया जाता है, घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर ये गिरजाघरों में इनका प्रयोग किया जाता था। ये कह रहा है कि गौथिक कला के अंतर्गत किया जाता है, या बारोक कला के अंदर, या बाइजेंटाइन कला के अंतर्गत किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ये जो किया जाता था, ये गौथिक कला के अंतर्गत रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया जाता था। ये उस समय ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। ये 2011 में भी पूछा गया है, 2016 के अंतर्गत भी ये प्रश्न आया हुआ है, ये इसे आप देख लीजिएगा। अब हम 72वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है। ब्रिटिश का चित्रकार है जो दृश्य चित्रकार में निपुण है, ये बताना है हमें। बेयर मियर, या बर्मिंग, या टर्नर, या रोमनो, इनमें से कौन सा चित्रकार है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो चित्रकार हैं ये टर्नर, ये ब्रिटिश चित्रकार हैं। अब 73वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से परजात एक प्रसिद्ध तकनीक है। परजात क्या है, ये एक तकनीक है, ये राजस्थान के अंतर्गत आती है, गढ़वाल के अंतर्गत आती है, पंजाब के अंतर्गत है, या मुगल काल के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ये जो तकनीक है, ये तकनीक उस समय मुगल काल के अंतर्गत, मुगल शैली के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 74वें क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में ऐतिहासिक कला के प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जो भारत में जो ऐतिहासिक तौर पे जो हमें हमें ये ज्ञात होता है कि भैया जो प्रागैतिहासिक समय में उस समय के मनुष्य द्वारा किस प्रकार से चित्रकारी किए जाते, चित्रकला को किस नज़रिए से देखा जाता है, और ये चित्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये कहाँ पर ये भित्ति चित्र जो प्राप्त हुए हैं, जो भित्ति चित्र जो घरों के अंदर दीवालों में बनाया जाता था, गुफाओं की दीवालों में या छत में ये चीज़ें बनाई जाती थी भित्ति चित्र। तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ पर पाए जाते, ये कहाँ प्राप्त हुए थे, ये बताना है। ये जो प्राप्त हुए थे, ये जोगीमारा गुफा के अंतर्गत ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब 75वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है राम किंकर बैज की शिक्षा कहाँ हुई थी। अब ये बताना है कि राम किंकर जो थे चित्रकार, आधुनिक चित्रकार, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा रही वो कौन से कॉलेज से रही, ये बताना है आपको। जो राम किंकर जी का जो शिक्षा रही है वो शांति निकेतन से रही है, ना कि श्री निकेतन या कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में भी इनकी शिक्षा नहीं हुई है, बंगाल स्कूल के अंतर्गत भी नहीं है, क्योंकि राम किंकर बैज की जो शिक्षा रही है वो शांति निकेतन के अंतर्गत उन्होंने यहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और 76वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है, अब ये बताना है आपको। कंदारिया का जो महादेव मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ये बाघ गुफा के अंतर्गत है, जोगीमारा या संतरवासा या खजुराहो में, ये
किसके अंतर्गत आता है? अगर मैं कंधारी का महादेव मंदिर है तो ये विश्व प्रसिद्ध है, ये खजुराहो के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। अब 77वें क्वेश्चन की तरह आयन अकबरी के लेखक कौन है? अब ये आप लोगों को बेशक पता होना चाहिए, क्योंकि आपने मुगल काल अवश्य पढ़ना, क्योंकि उससे रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब आयन अकबरी जो लिखी गई है वो अब्दुल फजर द्वारा लिखी गई। इसमें आयन अकबरी में अब्दुल का जो अकबर की जीवनी का पूर्ण वृत्तांत आयन अकबरी में मिलता है। उसके शासनकाल में क्या क्या रहा, उसके द्वारा चित्रकला को किस किस तरह से आगे बढ़ाया गया था, चाहे स्थापत्य कला हो या चित्रकला, संगीत कला, किस प्रकार से अकबर द्वारा चित्रकला को एक अच्छी तरीके से प्रकट किया गया था उस काल में। ठीक है, ये अब्दुल फजर द्वारा आयन अकबरी जो अकबर के जो जीवन पर आधारित है, तो उस पर उसका वर्णन मिलता है। अब हंस हंस हलविन कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? हंस हलविन कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? या इंग्लैंड का था, या स्पेन का था, या जर्मनी का था, या इनमें से कहीं का नहीं था? ये आपको बताना है जी। ये जो चित्रकार था ये जर्मनी का चित्रकार था। ठीक है, अब 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? या नाट्य शास्त्र उसके अंतर्गत आती है, या फिर कामसूत्र आती है, अष्टाध्यायी उसके अंतर्गत है, जय मंगला? जो मैंने आपको जो 2011 का जो एलटी का जो पेपर था वो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसे देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत ये पूछा गया है, जय मंगला किसके द्वारा रचित है? वो वात्स्यायन द्वारा रचित है। अब यहाँ पर क्या है, वात्स्यायन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? वो जय मंगला है। ठीक है, अब 80 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मोजाइक म्यूरल किस कला से संबंधित है? अब ये बेंजेंटाइन कला से है, या रोमानक कला के अंतर्गत आती है, रोको कला के अंतर्गत है, या गौथिक कला के अंतर्गत है? ये किस जो मोजाइक म्यूरल है ये किस कला के अंतर्गत आती है, ये बताना है आपको। ये वेंजाइनटाइन कला के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, अब हम 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किस शास्त्रकार ने साष्टांग की चर्चा अपनी टीका में की है? अब जो साष्टांग है, साष्टांग की जो बात की थी मैंने, जो कल आपको ये भी बताया था कि अब ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ये पुनः रिपीट हो रहे हैं। आपको याद रखना होगा, ये जो साष्टांग के बारे में मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से बताए हैं, और ये फिर से ये क्वेश्चन आपको आपके सम्मुख से उपस्थित हो गया है। ठीक है, अब ये कहता है वात्स्यायन या श्री कुमार या पंडित जगन्नाथ या यशोधर पंडित द्वारा, इनमें से किसके द्वारा ये लिखी गई है? ये यशोधर पंडित द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्योंकि यशोधर पंडित द्वारा कहीं ऐसे चित्रांकन किए गए हैं। अब यशोधर पंडित द्वारा ही जयमंगला उनके द्वारा रचित पुस्तक है, ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा। अब हम 82 क्वेश्चन के पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? अब ये बताना है। इसमें 82वां क्वेश्चन है, ये इनका जो है रॉबर्ट रीड द्वारा मिनी आर्ट पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अब 83 क्वेश्चन की तरफ ये कह रहा है कि मुझे बेहतर सोचने का अधिकार है, मेरे ब्रश को नहीं। आप देखिए कहना क्या चाह रहा है, एक आर्टिस्ट है, वो कह रहा है जो चीज़ मैं सोच सकता हूँ वो चीज़ मेरा ब्रश नहीं सोच सकता, क्योंकि कलाकार जो सोचता है उसको अपने अनुसार उसको किसी माध्यम में या पेंटिंग के माध्यम से ये क्या करता है, तराशता है। ठीक है, वो उसको प्रदर्शित करता है। क्यों? इसमें ब्रश का कहीं पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रकार से हमारी मुद्राएं, हाथ की मुद्राएं चलेंगी उस प्रकार से ब्रश चलेगा। अब इस यदि ब्रश खुद पे सोच सकता तो आज तक कहीं ऐसी पेंटिंग बन जाती जिसमें मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, अब ये किसने कहा है? गोगा या कोरो या कोटेट या पिकासो, इनमें से कौन से चित्रकार द्वारा ये कहा गया है? ये गोया द्वारा ये चीज़ कही गई है कि ये मुझसे बेहतर
मुझे बेहतर सोचने का अधिकार है, ना कि मेरे ब्रश को। ठीक है। अब 84 क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक हैं। अब गीत गोविंद के लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए। गीत गोविंद ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। गीत गोविंद ये कह रहा है केशवदास या सूरदास या जयदेव, इनमें से कोई नहीं। अब गीत गोविंद है जो जयदेव द्वारा रचित है। ठीक है। अब श्रम की विजय नामक मूर्ति किस शिल्प ने संसर्जित किया। जो श्रम की विजय मतलब जो श्रमिक को एक तरह से दर्शाया गया, श्रम करते हुए उनकी व्यथा को चित्र की मूर्ति के माध्यम से दर्शाया है। ये किसके द्वारा किया। ये श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प किसने सर्जित किया। यह अभिनव गुप्त। क्योंकि यदि मूर्ति कलाकार की बात करें तो जो मूर्ति कलाकार होगा, ना कि वो पेंटिंग या एक्रिलिक कलम या जल माध्यम में या ऑयल कलर में ये काम नहीं करता होगा। ये सिर्फ मूर्तियों को बनाता होगा। पत्थरों से जो तराशते हैं वो जो इस चीज़ में निपुण होगा वो चित्रकार इसका होगा। क्योंकि आपको पता है कि मूर्तियों को किसके द्वारा कौन बनाता है। क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्ति निर्माण में निपुण हैं। उनके द्वारा श्रमिक विजय पर ये मूर्ति का निर्माण किया गया था। ठीक है। अब हम 86वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि लियोनार्डो दा विंची ने भित्ति चित्रण द लास्ट सपर किस वर्ष से चित्रित किया। जो लास्ट सपर है वो देखिएगा, लास्ट सपर का जो चित्रांकन किया गया वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। ये वहाँ की जो पेंटिंग गैलरी है वहाँ पर ये सुसज्जित है। लास्ट सपर ये बहुत बड़ी पेंटिंग है। यदि हम इसकी बात करूँ, ये बहुत 50 बाय 50 कुछ इस प्रकार से पेंटिंग बनाई गई है जिसका आकार भव्य है। इसमें क्या गया है, एक टेबल पे कई लोग दर्शाए गए हैं। वहाँ पर यीशु को भी दर्शाया गया है। वहाँ पर अपना अंतिम समय की जो यात्रा है उसको प्रदर्शित किया गया। वहाँ पर खान पान का व्यवस्था की गई है और वो चित्रों का चित्रांकन किया गया है। ये कौन सी सदी में इसका चित्रांकन किया गया, द लास्ट सफर। यह 1410 में किया गया है, 1440 में किया गया, 1497 में किया गया, 1515 के अंतर्गत इसका चित्रांकन किया। ये किस वर्ष इसका चित्रांकन हुआ है यह हमें बताना है। इसका जो चित्रांकन किया गया है वो 1497 के अंतर्गत इसका चित्रांकन लास्ट सफर का चित्रांकन किया गया। ठीक है। अब जैन चित्रकला को कहा जाता है। अब जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है। अब यदि हम बात करें, यदि आपने जैन चित्रकला की यदि मैं बात करूं, यदि आपने कक्षा 11th की जो किताब पढ़ी होगी उसमें गौतम बुद्ध से संबंधित या बुद्ध के जीवन पर आधारित जो चित्रांकन किया गया है वो उससे रिलेटिव है। क्योंकि वहाँ पर अजंता का काफ़ी वर्णन किया गया है। उसके अंदर का ये कह रहा है कि जैन चित्रकला वहाँ से ही प्रारंभ हुआ। जब बौद्ध चित्रकला जब उत्पन्न हुए, बौद्ध धर्म जब पैदा हुआ, उसके बाद ये धर्म अलग अलग तरीके से विकसित रहे हैं। यह भित्ति चित्र या गुफा के अंतर्गत या तैल माध्यम या पोथी चित्र के अंतर्गत ही किया गया है। ये किसके अंतर्गत ये इसका वर्णन किया गया है ये बताना है आपको। ये पोथी है जो जैन चित्रकला को कहा जाता है। पोथी भी जैन चित्रकला को कहा जाता है। अब देखो भित्ति चित्र, क्योंकि दीवारों में ये चित्रांकन किया जाता है। ये कोई इसको नहीं कहा जा सकता है गुफा चित्र, तैल अब ऑयल कलर में भी इसको नहीं किया गया। ये पोथी, इसको क्या जो जैन चित्रकला को पोथी भी कहा जाता है। अनवर ए सुहेली तथा आइनर ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ के जो लघु चित्र का जो विषय है किससे संबंधित है। ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ से चित्रांकित, जो इसमें जो चित्रांकन किया गया है, या मैं कहूँ ये अनवर ए सुहेल के अंदर किन चीज़ों का चित्रांकन अधिक हुआ है। ये आइनरी ए दानिश जो ग्रंथ हैं, जो मुगल काल में के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में किन चित्रकला का सबसे अधिक बोलबाला रहा, किन चित्रों पर ज़्यादा फोकस रखा गया है। यदि मैं कहूँ ये पशु पक्षी, पहला शाही व्यक्तियों के सही भी मतलब जो जो राजा महाराजा थे उनका व्यक्ति चित्रण हूबहू तरीके से जो बनाया जाता था, या उसके चित्रांकन यहाँ अधिक हुए हैं, या राज दरबार के जो दृश्य के है जो जिसमें
दरबार चलता था, जो राजा मंत्रीगण जितने भी बैठे थे, तो उस समय का जो चित्रांकन या इसमें अधिक हुआ है या इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना होगा यदि आपने मुगल काल ढंग से पढ़ा हो। मैंने आपसे पहले बार बार कह रहा हूँ कि मुगल काल से काफी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिए। ये जो अनवर ए सुहेली के अंतर्गत या आइनर ए दानिश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो चित्रांकन हुआ है वो पशु पक्षियों का चित्रांकन इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जहांगीर के समय था, क्योंकि जहांगीर ने उस समय, क्योंकि पशु पक्षी प्रेमी प्रेमी था, क्योंकि इसको प्राकृतिक सुंदरता पे ज़्यादा इसने चित्रांकन किया है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। अब किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? किशनगढ़ जो पेंटिंग जो बनाई गई है, जो पुस्तक है, उसके जो लेखक कौन है, अब ये बताना है आपको। इसके जो लेखक हैं वो है एरिक डिकन्स। इसके जो लेखक हैं एरिक डिकन्स, उनके द्वारा ये किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक लिखी गई है। अब 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह, मतलब कहने का मतलब जहाँ पर राजा रवि वर्मा के जो चित्रांकन किए हुए अभी आज रखे गए, सुरक्षित तौर पर रखे गए हैं संग्रहालय, वो कहाँ स्थित है। मतलब उनके जितने भी अभी तक जो प्राप्त हुए हैं हमें राजा रवि वर्मा के जो चित्र किसी भी माध्यम में हो, तो वो कहाँ पर संरक्षित हैं वो बताना है आपको। वो श्री चित्रालय गैलरी तिरुपम के अंतर्गत या उस राज्य में है, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंतर्गत है, सतलज जंग संग्रहालय हैदराबाद, या प्रिंस ऑफ वेलिस म्यूजियम मुंबई के अंदर अंदर इनको संरक्षित रखा गया है। ये कहाँ रखे गए हैं ये बताना है। जो राजा रवि वर्मा यो, क्योंकि ये वेस्ट इंडियन की तरफ से पश्चिमी बंगाल से बिलोंग करते थे, तो ये इनके जो चित्र सुरक्षित है वो श्री चित्रालयम गैलरी तिरुवनंतपुरम में संरक्षित, आज भी इनके वहाँ पर इनका संग्रहालय बनाया गया है, वहाँ पर इनके चित्रों को रखा गया है, ठीक है। अब 91 क्वेश्चन की तरफ बोला, ब्लू राइट ग्रुप किसने स्थापित किया था? जो जो नीला ग्रुप की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? या ब्राग के द्वारा, सोग सेलगल द्वारा की गई थी, या फ्रेंच मार्क द्वारा किया जाए, सेंजा द्वारा की? इनमें से कौन से चित्रकार द्वारा इस ग्रुप की स्थापना की गई थी ये बताना है आपको। जो ये इस ग्रुप का जो संस्थापक रहा है फेज मार्क द्वारा इस ग्रुप की स्थापना की गई है। अब भविष्यवादक का उद्भव किस देश में हुआ? भविष्यवादक का उद्भव किस देश में हुआ ये बताना आपको। फ्रांस में हुआ है, या इटली में हुआ है, या जर्मनी में हुआ, या हॉलैंड में? ये किस देश के अंतर्गत इसका उद्भव हुआ है? ये जो इसका जो उद्भव हुआ है ये हुआ है आपका इटली के अंतर्गत इसका उद्भव हुआ है। हम 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। द पोटेटो द पोटैटो ईयर किसका चित्र है ये बताना है आपको। ये किस चित्रकार द्वारा ये चित्रांकन किया गया है? द पोटैटो ईयर, ठीक है। ये ये वेंटन वान गाग द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया है। अब 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह लियोथोग्राफी क्या है? लियोथोग्राफी क्या है आप सभी को पता होगा। यह छाया चित्रण की एक फोटो तकनीक है, या फिर धातु से मूर्ति शिल्प की जो रंगीन पद्धति को बनाया जाता है, या प्रिंट मेकिंग की एक विधा है, या फिर लेखन पद्धति का एक भाग है। ये क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। यदि ये लियोथोग्राफी की बात करूँ, ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, ये प्रिंट मेकिंग की एक विधा है, ठीक है। अब 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न चित्रकारों में से कौन नौ प्रभातवाद से संबंधित है? इनमें से कौन सा चित्रकार है जो नौ प्रभातवाद से संबंधित है? या पाल सेंजा, या पाल सिंगनिंग, या पाल लिकी, या
पाब्लो पिकासो, इनमें से कौन इस नवप्रभातवाद से संबंधित है? देखिए अब मैं आगे नई वीडियो लाऊंगा, नवप्रभातवाद, घनवाद, जो जितने भी वाद हैं उन पे मैं जो पाश्चात्य शैली से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये जो रहा है ये पॉल सिंगनक द्वारा इसको नवप्रभातवाद का संबंध इनसे पॉल सिंगनक ये रहे। अब 96 जो क्वेश्चन है वो प्रसिद्ध चित्र नाइट वॉचमैन के चित्रकार का नाम बताना है। जो नाइट वॉचमैन, ठीक है, जो नाइट में जो ड्यूटी करते हैं, जो वो उसके चित्रांकन कराया है, ये किस चित्रकार द्वारा किया गया है? ये रैम्बा द्वारा ये इसका चित्रांकन किया गया है। अब 97 क्वेश्चन की तरफ, मार्स डिप्लेम की द प्रेस फ्रॉम रिवीजन द ब्राइन किस संग्रहालय में संरक्षित है? ये बताना है। इनके द्वारा जो बनाई गई जो चीज़ें मार्क डुप्ले की जो द्वारा जो बनाई गई है द पैसेज फ्रांस रिवीजन टू बाइंड किस संग्रहालय में ये संरक्षित है, ये बताना है। ये म्यूजियम आर्ट मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क के अंतर्गत ये पेंटिंग सुरक्षित है। अब 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रंगों में सामंजस्य का अर्थ होता है, क्या होता है ये बताना है। अब देखो, एक ग्रुप के रंग होते हैं या प्राथमिक रंग होते हैं या अलग अलग मान के तौर पर जो रंग होते हैं या विरोधी रंग होते हैं, ये रंग कौन कौन से हैं ये बताना है। ये होते हैं एक ग्रुप के रंग होते हैं, ठीक है। अब 99 क्वेश्चन की तरफ, एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उस गुफा के अंतर्गत किस धर्म की चित्रकारी या चीज़ें नहीं प्राप्त हुई है, ये बताना है। हिंदू धर्म की या सिख धर्म की या बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की। अब ये बताना है। यदि मैं बात कहूँ इसके अंतर्गत सिख धर्म की चीज़ें हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित और हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि सिख धर्म से उसका कहीं से कहीं कोई संबंध नहीं है। अब 100वां को जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? अब पहाड़ी चित्रकला कहाँ से पनपी ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसका किस यहाँ से पनपी, या राजस्थान से पनपी, या मुगल सली से, पंजाब से, या ईरान से, अब ये आपको बताना है। अब मैं यदि बात करूँ पहाड़ी चित्रकला शैली का उदय स्थल वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब के बाद ये दो शैलियों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान के अंतर्गत भी कभी इसका बाद में इसका उल्लेख मिलता है। जो बसौली शैली का जो एक पहाड़ी शैली का जो भाग टूट के जो बनता है बसौली शैली, फिर उसके अंतर्गत ये उस तरफ को मुड़ जाती है। ये पंजाब में इसका उदय स्थल है। उसके बाद ये जम्मू पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ी, जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने प्रवक्ता संवर्ग के 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को प्रेषित करें। धन्यवाद।